थोड़ा सा लैंग्वेजेस की हिंदी इंग्लिश दोनों में आप चेक करेंगे तब जाके सवाल बनेंगे आपके। तो पहला सवाल क्या है आपका, देखो डेनोडेशन मतलब अनाच्छादन is an erosive process of breaking and removing the rocks from the surface of the earth। अनाच्छादन पृथ्वी की सतह से जो चट्टानें हैं उनको तोड़ने और विस्थापित होने की एक प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि भूपर्वटी में अनाच्छादन जैसी आंतरिक शक्तियों द्वारा भूगर्भीय परिवर्तन निरंतर हो रहा है। तो डिनोडेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा, जो कि एक आंतरिक शक्ति है कह रहा है ये, उसके द्वारा कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? तो थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा आपसे कि आप इसके आंसर सही दो, लेकिन जहां तक हो सकता है आप प्रयास कीजिए कि आंसर आपके सही जैसे आ जाएं। तो बताओ फिर क्या होगा इसका आंसर, क्या जैसा इसका आंसर हो सकता है? सबसे पहली बात तो क्या है, डेनोडेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, यानी अनाच्छादन की प्रोसेस किसको हम कहेंगे? राधे राधे भाई, राधे राधे। थोड़ा सा जल्दी आया करो और रेगुलर रहा करो। पहली बात है कि डेनोडेशन किसको कहा जाता है। एक बात समझेंगे हम कि अनाच्छादन किसको बोलते हैं, डेनोडेशन क्या होता है। देखो जैसे ऐसे समझो, मान लो ये जमीन है, या ऐसे सोचो कि ये पृथ्वी है। ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पूरा। ये अर्थ है। अब अर्थ में क्या होता है, कुछ भू आकृतियां बनती हैं, कुछ लैंडस्केप्स बनते हैं, कुछ क्रिएट होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि माउंटेन बन गया, और फिर हमने कहा कि कहीं पर प्लेन बन गया, कहीं पर प्लेट्यू रीजन बन गया, कुछ ऐसा बन गया। तो जैसे हमने कहा कि हिमालय पर्वत बन गया, सोचो जैसे हिमालय पर्वत बन गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत या इरावली पर्वत बन गया तो कैसे बना, तो क्या ऊपर से यहां से किसी ने बनाया होगा उसको? ऐसा है? मतलब बाहर की शक्तियों से हिमालय बना होगा कि अंदर की शक्तियों से? कमेंट करके बताओ। हिमालय का जो फॉर्मेशन है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल फोर्सेस से हुआ कि इंटरनल फोर्सेस से? तो आंसर आपका क्या होगा? इंटरनल फोर्सेस, प्लेट टेक्टोनिक्स जो हम कहते हैं। मतलब प्लेटें टकराती हैं, और क्यों टकराती हैं उसके लिए बताया था मैंने। मैग्मा में उठने वाली संवहनी तरंगें, कन्वेक्शनल करंट्स, फोर्स लगता है। तो अंदर क्या है, मैग्मा है, तो वो बाहर की ओर फोर्स करता रहता है। जो वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, इस टाइप के इंटरनल फोर्सेस होते हैं। या प्लेट्स में मूवमेंट है, ये भी इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। तो आंतरिक शक्तियों की वजह से आप कह सकते हो कि जमीन जो अर्थ है उसके ऊपर कुछ भू आकृतियां बनती, कहीं कहीं ऊंचा बन सकता है, ठीक है, और कहीं पर फॉल्ट आ गया, भ्रंश हो गया, ट्रेंच बन गया, कुछ हिस्सा नीचे भी जा सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि कोई सरफेस ऐसा है, इस सरफेस में ऊंचा नीचा करना ये किसका काम है? इंटरनल फोर्सेज यानी आंतरिक शक्तियों का काम है। ठीक है, विद कंसेप्ट में आपको समझा दे रहा हूं। तो ये इंटरनल फोर्सेस का काम होता है। ठीक हो गया, जिसमें आप अर्थक्वेक कह सकते हो, वोल्केनो कह सकते हो, प्लेट मूवमेंट कह सकते हो, ये सारी चीजें जो जमीन के अंदर से पैदा होती हैं। अब जैसे ही माउंटेन बनता है, इसको आप इरोजन साइकिल कह सकते हो, अपवर्तन चक्र कह सकते हो, डेविस वेविस का, प्रैंक का, उसका, तो प्लॉट का। तो यहां पर वो सारी चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ज्योग्राफी जीएस पढ़ रहे ना कि ऑप्शनल। तो होता क्या है, जैसे ही कोई चीज ऊपर उठती है तो जमीन के बाहर आ गई, जमीन के बाहर आते ही कोई चीज फॉर्म हुई तो उसका डिस्ट्रक्शन या उसका कटाव भी शुरू हो जाता है। अब कटाव कैसे होगा? मान लो रिवर है, या पानी है, वर्षा का पानी ले लो, नदी ले लो, विंड ले लो, हवा ले लो, ग्लेशियर्स ले लो जहां ऊंचा ऊंचा है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सी वेव्स ले लो, समुद्र में चलने वाली जो तरंगें होती हैं। तो जो भी चीज होंगी, जैसे मान लो माउंटेन बन गया, ऊंचा ऊंचा बन गया, तो उस पर बारिश हो गई, उससे नदियां क्रिएट हुई, प्रोसेस चल रहा है। तो नदी क्या करेगी? आप जानते हो कि नदी क्या करती है। आप जब मानसून आता है इंडिया में तो उस समय देखते हो कि बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है, नदी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स को, अवसादों को बहा के ला रही है। तो जैसे ही कोई चीज क्रिएट होती है आंतरिक शक्तियों के द्वारा, कोई चीज ऊंची उठ गई मान लो, उसको इन एजेंट्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, सी वाटर के द्वारा, या और भी अभी क्रियाएं बताऊंगा, उनके द्वारा इसका जो है सफाया शुरू हो जाता है। मतलब एक माउंटेन था, जैसे अरावली होगा, किसी जमाने में अरावली रहा होगा, बहुत ऊंचा था। कुछ लोग तो कहते कि जितना ऊंचा आज हिमालय है उससे भी ज्यादा ऊंचा हिमालय रहा होगा, सॉरी अरावली रहा होगा, इंटरनल फोर्सेस से बना होगा। लेकिन अरावली आज के डेट में बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है आपको, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। दिल्ली में भी अरावली है, लेकिन कहां पर है ये नहीं पता किसी को। मतलब वैसे तो पता है किताबों में, लेकिन जब हम कई बार कूड़े के ढेर को भी अरावली समझने लग जाते हैं, मार सेल्फी सेल्फी चल जाता है वहां पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दिल्ली में भी अरावली रहा होगा कभी, हरियाणा में भी अरावली, लेकिन अब खत्म हो गया।
तो ये इसके पीछे क्या रीजन रहा, यही सारे रीजंस, ये जो शक्तियां हैं, पानी, हवा, ये इसकी वजह से कटाव शुरू हो जाता है। इन्हीं बाह्य शक्तियों को, ये अब ध्यान दो, यही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये सारे क्या हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। उससे पहले मैंने जो बात की वो कौन सी फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। तो इंटरनल फोर्सेस ने क्या किया, जमीन के ऊपर ऊंचा नीचा कर दिया, और एक्सटर्नल फोर्सेस उसके जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कारक हैं, मतलब क्रिया करते हैं, वो उसको समतल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये धीरे धीरे चलता रहता है। अब यहां पर एक वर्ड आता है आपका डेनोडेशन, यानी अनाच्छादन क्या होता है। देखो अनाच्छादन क्या हुआ, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कोई माउंटेन बना और इस पे पानी पड़ेगा रिवर का और ये तुरंत कट जाएगा। कई बार कट भी सकता है, कई बार कम भी कट सकता है, कई बार जल्दी भी कट सकता है, कई बार नहीं भी कट सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो चट्टान कितनी मजबूत है, उस चट्टान को कमजोर कैसे किया जा सकता है। ठीक, अब ऐसे सोचो, जैसे मान लो कोई रॉक है, ये चट्टान है, कोई रॉक है, इस पे सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, और रात को सन चला जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ऊपर से बारिश होती है, ये बारिश का पानी है ना, और रॉक में बहुत सारी चीजें, मान लो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, इसमें उससे क्रिया करता है, या फिर हवा है, हवा चलती है, पानी बरसता है, दुनिया भर की क्रियाएं होती हैं। तो धीरे धीरे ये जो रॉक्स हैं, क्या ये कमजोर हो सकती हैं अपने ही जगह पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चूरा चूरा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चूरा चूरा हो जाना। या वेदरिंग, वेदरिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपक्षय जिसे हम कहते हैं। जैसे रॉड आपने बाहर रख दी, रॉड मतलब कौन सी, लोहे की रॉड बाहर रख दी, उसमें धीरे धीरे लाल रंग चढ़ जाता है, आप कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है, यानी उसका कलर ब्राउन जैसा हो गया। और जब आप रॉड को बाद में देखते हो ऐसे, ये रॉड थी बिल्कुल लोहे की, बिल्कुल सही रॉड थी, बाद में इसको बाहर रख दिया आपने कुछ समय के बाद, ऐसे आपने किया तो हाथ में लाल रंग लग जाता है। तो वो क्या है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने लोहे को क्या कर दिया, साफ कर दिया, लोहा मैंने पिघला वो कर दिया, निकाल दिया, चूरा चूरा कर दिया लोहे का। तो वो हो रहा है धीरे धीरे। तो अपनी ही जगह पे चट्टान क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, हिंदी में उसे चूरा चूरा हो जाए, उसको हम एक वर्ड देते हैं वेदरिंग, अभी आएगा थोड़ी देर में। उसको हम कहते हैं क्या, वेदरिंग, यानी अपक्षय की क्रिया। कौन सी क्रिया, अपक्षय की क्रिया। ठीक हो गया। अब वो जो कमजोर चट्टान है, जिसका चूरा चूरा हो, एक तो बहुत ही हार्ड चट्टान है तो उसको काटना बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन कुछ एजेंट्स हैं, टेम्परेचर है, पानी है, दूसरी तीसरी चीजें, उसने उसको क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, चूरा चूरा हो गया चट्टान, अपने उससे क्या होगी, संयोजन जो था उसका, उससे कमजोर हो गई, उसी को हम अपने ही स्थान पर हुआ, मतलब प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उसको वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। अभी आप बात की क्लास में आएगा टॉपिक में। फिर क्या हुआ, फिर नदी, इसके द्वारा, नदी के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा, ईटीसी जहां पर जो पॉसिबल है, उसके द्वारा वो जो कमजोर चट्टान है उसका कटाव कर दिया गया, उसको काट दिया गया या ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लगा दिया गया, कटाव हो गया। तो जैसे ही उसमें इरोजन होगा या कटाव होगा, उसको हम इरोजनल प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इरोजन। यानी खास तौर पे दो चीजें होती, वेदरिंग मतलब अपनी ही जगह पे अपक्षय होना, चूरा चूरा हो जाना, चट्टान का कमजोर हो जाना, उसके बाद उस चट्टान जो कमजोर होगी उसको काटना आसान होगा इनके थ्रू, वाही शक्तियों के द्वारा, उसी को इरोजन कहेंगे, उसको कहेंगे अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन, ये दो खास क्रियाएं सम्मिलित होती हैं किसमें, अनाच्छादन में। तो डिनोडेशन कह सकते हो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपक्षय एंड अपर्दन, यानी वेदरिंग और इरोजन। ये जो प्रोसेस है, मेरी बात समझ भाई, ये दोनों का मिक्सिंग होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें शामिल होता है कि उसके द्वारा बहा दिया गया। तो कहने का मतलब है, कोई रॉक इतनी ऊंची थी या कोई माउंटेन इतना ऊंचा था, ये ऊंचा क्यों उठा, आंतरिक शक्तियों की वजह से उठा, जस्ट एग्जांपल हिमालय। बाद में नदियों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, वेदरिंग के प्रोसेस से, कटाव की प्रोसेस से, इरोजन की प्रोसेस से, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से, अगर ये पर्वत ऐसा ऐसा हो जाए या इसमें कटाव होने लग जाए या इसका रूप चेंज होने लग जाए, उस प्रोसेस को हम, पूरी प्रोसेस को डिनोडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनाच्छादन कहते हैं। तो अनाच्छादन में अपनी जगह पे चूरा चूरा होना अपक्षय, और उस चूरे चूरे या कमजोर चट्टान का जिसका कॉम्बिनेशन के द्वारा या इन एजेंट्स के द्वारा उसको बहाकर एक जगह से सेडिमेंट को दूसरी जगह लगाया जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी शामिल होती है डिनोडेशन प्रोसेस में। क्या जो मैंने अभी आपको समझाया समझ में आया, जरा मुझे कमेंट करो। इतनी बात आप समझ गए होंगे इतनी बात आप समझ गए ना, सभी समझ गए। अब इसका स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, अनाच्छादन पृथ्वी की सतह से चट्टानों के टूटने और विस्थापित होने की अपर्दन क्रिया है। स्टेटमेंट वन इज, अब इसका आंसर दो फटाफट।
इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो आप कंसेप्ट समझ गए, तो इसका आंसर दीजिए आप। तो इसलिए एमसीक्यू का मतलब जब हम करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका कौन गलत है कौन सही है, आप पूरे का पूरा चैप्टर भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए थोड़ी सी दिमाग में, है ना। ताका झांकी करने की तो आदत है ही हमारी है। फर्स्ट राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग, ऐसा आपका कहना है कई लोगों का। हाँ बिल्कुल सही बात है, अब तो समझ गए ना। जैसे अब आपने दिमाग लगाया और आपके पास ये फिर आंसर इसका क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दिमाग का आपका कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला कैसे हो जाए, अनाच्छादन जैसी आंतरिक शक्तियां, अनाच्छादन आंतरिक शक्तियां हैं कि बाहरी शक्तियां हैं? डिनोटेशन इज क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस है वो, इंटरनल नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गुड, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना सभी के, आगे बढ़े। अब तो ये सवाल आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर द फेजेस ऑफ डिनोटेशन। ध्यान रखना, यूपीएससी में पिछले कुछ सालों से इस टाइप के क्वेश्चंस आने की जो आपको पता ही है। दूसरा है, अनाच्छादन के चरण मानवीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र होते हैं। Phases of denudation are independent of human interference। बताओ कौन सा आंसर इसमें सही लगवाए हम? दूसरे का। कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों सही हैं। हाँ मतलब सी का आंसर ज्यादातर कह रहे हैं ये लोग। बताओ और कौन सा आंसर सही हो सकता है इसका, दिमाग लगाओ, आंसर सभी लोग दें, फोकस करो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं हमेशा एक फालतू बात हमेशा करता हूं, जिस काम को करो ना आप उसको मन लगा के करो या ना करो, आपकी मर्जी। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि जिस काम को करो मन लगा के करो, ऐसा होता तो हम जिंदगी में कहीं का कहीं पहुंच चुके होते आज तक, तो ये हो नहीं पाता। लेकिन बाकी काम आप मन लगा करो ना करो, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में, वो अपनी अपनी जगह ठीक है। मुझे लगता है कि ठीक है, हर काम मन लगा के नहीं हो सकता। लेकिन यूपीएससी जैसी तैयारी अगर मन लगा के नहीं हो रही है ना, तो बेहतर है इससे हम मजा लें जिंदगी का। अभी देखो 10-11 बज रहे हैं, आराम से गाड़ी वाड़ी में घूम के जहां भी हम रह रहे हैं वहां का नजारा लें, प्राकृतिक दृश्य जो भी है, नेचुरल ब्यूटी का आनंद लें। पढ़ाई ना करें, लेकिन पढ़ाई जितनी करनी थी हमने कर दी है, हमने इंटर कर दिया है, हमने ज्यादातर ने इंटर तो सभी ने कर लिया है, इस जो भी आप देख रहे होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम भी कई लोगों ने कर दिया है। अब क्या बचा, ज्ञान हम बहुत ले चुके हैं जिंदगी में, एक छोटी सी जिंदगी है 60, 70, 80 साल की, उसमें भी अगर जिंदगी भर हम पढ़ते रहे तो क्या फायदा। कुछ और भी काम करिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इधर उधर के लिए। लेकिन तैयारी मत कीजिए जब तक आपका मन और दिमाग, मन और आपकी जो कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए, और कैपेसिटी अगर नहीं बन पा रही तो कैपेसिटी को बढ़ाइए, चाहे जैसे भी हो। मतलब आप इसके साथ इसको हल्के में नहीं ले सकते जी। कहते हैं मन लगाकर काम करना चाहिए, बाकी सब सारे काम मन लगा के थोड़ी करते हैं, कई बार हम नहीं भी करते, लेकिन ये काम अगर होना है तो मन लगा के होना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होना। इस बात को आप फैलाइए जगह जगह पे, मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक बात फैलनी चाहिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान में फैला दो साले को, ताकि वहां के लोग भी अपना समय बर्बाद न करें। किस में, प्रिपरेशन में, तैयारी में, जब तक कि उनका मन और क्या कहते हैं उसको, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क शामिल ना हो। बताओ आंसर क्या होगा। सेकंड स्टेटमेंट तो राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट कंफर्म नहीं है। बहुत बढ़िया, हे ईश्वर, कैसी कैसी बातें करते हो आप, दिमाग नहीं लगा रहे हो, दिमाग लगाओ। जब भी मैं आपसे कहूं कि कैसी कैसी बातें करते हो, या कभी भी मैं आपको थोड़ा सा मतलब डांटता वाटता तो नहीं हूं खैर में, लेकिन जब भी मैं आपसे थोड़ा सा रूडली बात करूं इस पे, या जब भी मैं आपको पिन करूं कि, तो समझना मैं आपके अंदर का जो वो है ना, वो जैसे हनुमान जी को भी अपने बल का पता नहीं था, बाद में याद दिलाया गया उनको कि आपके पास बहुत बल है, आप बहुत बलशाली हो, तो वही काम मैं भी कर रहा हूं। आपके पास भी वो कैपेसिटी हो सकती है या है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, देखो पहला सवाल, अपक्षय अभी अभी बताया था, वेदरिंग अपनी जगह पे चट्टान का चूरा चूरा हो जाना, अपर्दन कट जाना,
ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन हो जाना, और तीसरा निक्षेपण मतलब होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कोई चीज डिपॉजिट हो गई, यहां से कट के कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ये गलत है, या वो ये कह रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन है, तो खुद से सोच के देखो, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए जिंदगी में? अगर इस पे कंफ्यूजन है तो फिर तो अब क्या ही मैं बताऊं आपको, मैं आगे डॉट डॉट डॉट। ये सही है कि नहीं है? आंसर क्या है? ये अपना दिमाग आप लगाओ यार। ए तो राइट है ना, अभी अभी तो बताया था मैंने, जब कोई चीज कटेगी तो वहां जमा भी तो होगी कहीं, कॉमन सेंस, ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरा, अनाच्छादन के चरण में मानवीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र है। मतलब ये बताओ, कहीं पर कोई रॉक कट रही है, अपर्दन, कहीं पर कोई रॉक कट रही है, मतलब कोई पहाड़ में जाके आप, जैसे आप वहां चले गए, पहाड़ों में चले गए, उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए, या फिर आप जम्मू कश्मीर कहीं भी चले गए, या आप यहां से देख रहे हो, आप कहते हो कि वहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है, या रिवर ने लैंडस्लाइड कर दिया है, तो उस लैंडस्लाइड में मानवीय हस्तक्षेप है कि नहीं है? आपने वहां पे टनल्स बना दी, आपने वहां पे रोड बना दी, आपने चार धाम यात्रा के लिए रोड को चौड़ी कर दिया। तो आज की डेट में पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण मानवीय कारक है कि नहीं है? ह्यूमन इंटरफेरेंस है तो है। तो अब ये बताओ, जिसने भी इस सवाल को सही माना है, क्या उसको आज खाना खाने का हक है? मतलब अच्छा खाना खाने का हक है कि नहीं? गलत नहीं हो जाएगा ये? आंसर क्या होगा? ह्यूमन इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा? आप कहते हो कि भाई ये मानवीय हस्तक्षेप बढ़ गया है, पर्यावरण मित्र रोड बनाओ, इको फ्रेंडली सिस्टम लाओ, टनल्स को वहां बनाओ, बड़े बिग डैम्स मत बनाओ, जहां पर सेंसिटिव जोन है वहां पर थोड़ा सा इको फ्रेंडली तरीका अपनाओ। तो ये समझ गए ना? इसीलिए ह्यूमन एरर्स होती, तो गलती कोई बात नहीं, गलती होती है। तो मैंने आपसे ये कहा ना कि मैं आपको जब भी टोका करूं, जब भी मैं आपसे कहा करूं कि यार ये कैसे आंसर दे दिया तुमने, वो इसलिए नहीं होता कि हम आपकी बेइज्जती करें। इज्जत को बिल्कुल घर पे रख के आना है। जब मैं नहीं समझता कि मेरी कोई इज्जत है तो मैं आपकी कैसे समझूं? पढ़ाई लिखाई में कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत इज्जत है, वो अपने अंदर होनी चाहिए, बस खत्म। उसको अप्लाई करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही आ गया, जो मैंने कंसेप्ट बता दिया उसी से सारे सवाल हो जाएंगे आपके। आप ये वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट चेंजेस सॉलिड रॉक्स इनटू सेडिमेंट्स। अपक्षय वह क्रिया है जो ठोस चट्टानों को तलछट में बदल देती है। अब तलछट वर्ड उतना समझ में कम आता है जितना अच्छा सेडिमेंट आता है, ठीक है, दोनों में देखना है। यह भूदृश्य के उन्नयन का पहला चरण है। अब उन्नयन बहुत कम लोगों के समझ में आएगा। अब भूदृश्य के, लैंडस्केप वर्ड मैंने यूज किया था थोड़ी देर पहले। इट इज द फर्स्ट फेज इन द ग्रेडेशन ऑफ द लैंडस्केप। बताओ इसमें से कौन सा सवाल आपका सही है? हाँ, ये लड़का सही कह रहा है, पहले ही खा लिया होगा। आजकल सुबह ही डकोर दे रहे हैं लोग कि बाद में क्लास में कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए पहले ही खा दे रहे होंगे। ये तगड़ा नाश्ता चल रहा होगा आजकल। हाँ, तो ज्यादातर लोग इसमें सी आंसर दे रहे हैं। तो ज्यादातर लोग इसमें सी आंसर दे रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है, तो ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जो ठोस चट्टानों को किस में बदल देती है? सेडिमेंट्स में। मतलब अपक्षय का मतलब हुआ, देखो अपक्षय का मतलब, एक एग्जांपल और दूं मैं आपको। जैसे यहां पे मान लो ना आप, आपके मान लो यहां पे मैला लगा हुआ है, वो अंदर चिपका हुआ है उससे, उस मैल को आपको निकालना है। उसको क्या निकालना है आपको? निकालना है। तो आप वहां पे क्या लगा लो, फेस वॉश लगा लो या साबुन लगा लेते हो ऐसे बाहर से, कार्बोनेट जो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, साइंटिफिक रूल है ये, तो उस मैल को उस स्किन से निकालने में क्या करेंगे, वो मदद करते हैं। या कपड़े में मैल फंसा हुआ है तो उससे रिएक्शन करता है साबुन, तो उससे क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। बाद में पानी के द्वारा उसको बहा दिया जाएगा, कटाव कर दिया जाएगा उसको। तो वेदरिंग एज अ प्रोसेस कौन सी वाली? हिंदी में नॉर्मली चूरा चूरा हो जाना, उसका मेन रॉक से निकलने के लिए तैयार होना, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो वेदरिंग अपनी ही जगह पे होती है, जब वो कट जाएगा तब जाके वो दूर जाएगा, उसको इरोजन में शामिल किया जाएगा। तो वेदरिंग स्टेबल होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो किस में बदल देगा? सेडिमेंट में, मतलब चूरा चूरा मैला आपको दिखने लगेगा, ठीक हो गया। यह भूदृश्य के उन्नयन का पहला का चरण है। बिल्कुल सही बात। मतलब यह है कि कोई भी लैंडस्केप, जैसे मैंने कहा ये माउंटेन ऐसा था,
अब इस माउंटेन को हमने काट काट के या नदियों ने इसको कुछ ऐसे में बदल देना है, मतलब ऊंचा था तो उसके मिट्टी को काट के कहीं दूसरी जगह लगा देना है उसका। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? वेदरिंग से ही तो होगी ना। चट्टान धीरे धीरे क्या होगी? कमजोर होगी। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फेज। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का सी। ठीक, अब आप बिल्कुल समझ गए हो, 3rd का सी। अब ये वाला बताओ, इसका क्या आंसर होगा? मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये वाली जो क्लास है थोड़ी सी बोरिंग होगी, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको जो पहले आपने बहुत कम सुने होंगे, देखे होंगे। तो 1-2 दिन ऐसी क्लास चलेगी, लेकिन ये आपका टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये किताब से खुद से पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। जब एक मिट्टी का आवरण मौजूद होता है तो अंतर्निहित चट्टान का रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है। मतलब वो कह रहा है कि जब कोई रॉक है उसके ऊपर सॉइल है, मिट्टी का आवरण होता है, तो कह रहा है कि जो केमिकल वेदरिंग होती है नीचे वाली चट्टान की वो कम हो जाती है मिट्टी की वजह से, रासायनिक अपक्षय कम होता है। दूसरा कह रहा है कि एक वर्ड इसने लिखा है रिगोलिथ, ये बहुत ही खास वर्ड है, कई बार ये आता है। अब रिगोलिथ क्या होता है समझना पड़ेगा हमें। इज अ लेयर ऑफ लूज हेट्रोजेनस मटेरियल कवरिंग सॉलिड रॉक। मतलब रेगोलिथ एक ठोस चट्टान के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो छोटे मोटे बड़े छोटे कंकड़ पत्थर से बनी होती है, ढीली विषम सामग्री की परत होती है। क्या इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पे आपको सोचना है। मे भी आपको रिगोलिथ ना पता हो, ये वाला इसमें दिमाग लगाओ, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैं आपसे इसकी उम्मीद नहीं रख रहा हूं उतना। देखो सिंपल बात है, मैं बता देता हूं आपको क्या है। जब हम वेदरिंग की बात करते हैं ना, इसको समझो, इसका कंसेप्ट समझो आप। जब हम वेदरिंग की बात करते हैं, जब अपक्षय की बात करते हैं, तो अपक्षय को हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जैसे एक अपक्षय होता है मैकेनिकल वेदरिंग, कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेदरिंग, या इसका दूसरा नाम है फिजिकल वेदरिंग, मतलब यांत्रिक अपक्षय या फिर भौतिक अपक्षय। तो एक तो ये हो गया यांत्रिक या भौतिक। दूसरे को हम कई बार केमिकल अपक्षय भी कहते हैं, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, यानी कोई रिएक्शन करेगा चट्टान पे, रॉक पे, तब उसके द्वारा जो अपक्षय होगा उसको केमिकल कहते हैं। और एक तीसरा होता है बायोलॉजिकल भी कह सकते हो आप, बायो मतलब जीव जंतु के द्वारा जो अपक्षय किया जाता है उसको हम बायो वाला अपक्षय कहते हैं। तो मेनली 3 टाइप का हो गया ये, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है किसकी? केमिकल की, रासायनिक अपक्षय की। अब ध्यान दो, पहले हम समझते हैं कि मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। समझो, मैकेनिकल मतलब क्या? मैकेनिकल भौतिक नहीं कहते आप, बचपन में पढ़ते आप भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप सुनते होंगे। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कोई चीज चेंज होगी तो दोबारा वैसी नहीं बनती, याद करो वो चीज जो 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ते थे। तो वैसे ही है। अब आप मुझे खुद बताओ, अब आप मुझे खुद अपने एग्जाम्पल से बताना। जैसे मान लो ये कोई रॉक है, ठीक है, और ये रॉक्स है, ये रॉक है इधर की ओर, नीचे की ओर। अब ये रॉक होगी तो इसमें जॉइंट्स भी होते हैं, क्रैक्स भी होते हैं, संधियां जिसे कहते हैं हम, दरारें हो सकती हैं, अलग अलग फॉर्म की बनी हो सकता है इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, अवसादी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। और इसमें बीच बीच में कुछ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कुछ ऐसे टाइप की रॉक्स होती नहीं, अब पूरा प्लेन थोड़ी होगा वो, कुछ ऐसे भी हो सकती हैं, कुछ इस टाइप की रॉक्स होंगी, नीचे कोई इसमें लेयर्स होंगी अपने हिसाब से। ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। और मान लो ये सूरज है, गर्मी का टाइम या दिन में टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक, और नीचे की चट्टानें अलग, ये पूरी रॉक है ऐसे। अब ये बताओ टेम्परेचर है, सन का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर। ध्यान से देखना, इसको सारे सवाल बन जाएंगे आपके। तो टेम्परेचर एक फैक्टर होता है डिनोटेशन का, यानी अनाच्छादन या अपक्षय का एक कारक हो सकता है। कौन? वेदरिंग का टेम्परेचर। अब देखो दिन का समय, अब दिन के समय में टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। मान लो किसी, हम ऐसे बात की बात करें ट्रॉपिकल जोन जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, उष्णकटिबंध की, हमने कहा कि दिन में सूरज की किरणें पड़ेंगी इस पे, तो तापमान क्या हो गया? ज्यादा। अब जब तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, जो ऊपर वाली लेयर है, ये जो ऊपर की लेयर है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक। और विद रिस्पेक्ट जो नीचे की चट्टाने हैं उसी में उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि सन की सनरेज बहुत नीचे तक नहीं आ पाती है, क्योंकि जमीन बहुत अच्छी कंडक्टर या चालन नहीं करती है, ठीक है। एक तो ये है, तो ऊपर का तापमान ज्यादा, नीचे का कम हो गया। अब जैसे ही चट्टानों का टेम्परेचर कम होगा तो चट्टानें कुछ मात्रा में फैलती हैं,
गर्म चीजें हमेशा फैलती, लेकिन आपको दिखेंगी नहीं। ऐसा मत समझो कि आज तापमान ज्यादा हो गया, ऊपर वाली फैल गई, नीचे वाली कम हो गई, एक दिन की बात नहीं है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही मंद गति से होता है। अब क्या होगा, इसके फैलाव हो गया, एक्सपेंशन हो गया। कब? दिन में। अब जैसे ही रात आएगी, रात भी तो आएगी ना, अब जैसे ही रात आई, नाइट का टाइम है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। और क्यों? क्योंकि रात में जो होगा, जो इनकमिंग रेडिएशन था वो किस में बदल जाएगा? आउटगोइंग में। तो दिन के समय में सूरज की ऊष्मा को हम अब्जॉर्ब करते हैं रॉक्स, और रात को यही जो हमने गेन किया है इसको हम वापस कहते हैं आउटगोइंग रेडिएशन होता है, उसको पार्थिव विकिरण। तो रात को वापस जाएगा तो ठंडा नहीं हो जाएगा ये। तो रात को इसका टेम्परेचर क्या हो गया? कम, दिन में ज्यादा था। तो इस चीज से टेम्परेचर ने क्या किया? रॉक्स को फैलाया, दिन में, रात को कम किया। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो आप उसको। तो क्या उसकी वजह से चट्टाने अपनी ही जगह पे कमजोर हो सकती कि नहीं हो सकती? बताओ। चट्टाने जो हैं, रॉक्स, अपनी ही जो उसकी बॉन्डिंग है, जो उसके जो बंध हैं, क्या वो कमजोर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब वो कोई एक दिन की बात नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हमें इसका एहसास नॉर्मली नहीं होगा, वो अपने हिसाब से। एक तो ये हो सकता है, ठीक, कमजोर हो सकती। क्या? तो क्या टेम्परेचर एक फैक्टर है किसका? रॉक्स को कमजोर करने का, वेदरिंग करने का? बिल्कुल है। ठीक। अच्छा, दूसरा, मान लो इस एरिया में बारिश वारिश हुई होती है, या इस एरिया में कुछ पानी वानी है, मॉइस्चर है, अब दिन का समय है जैसे, है ना, तो मॉइस्चर वॉइस्चर है, तो या ये जो ऐसे ऐसे ये है ना, ये इस टाइप की मैंने आपको ये बताए, जैसे क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट्स हैं, क्रैक्स हैं, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, जो रॉक्स में पानी वानी होता है कहीं कहीं पर, ये पानी वानी है। तो दिन में तो धूप आई, तो धूप में देखा कि हमने ये तो पानी था, ठीक हो गया। लेकिन रात को कितना ज्यादा ठंडा हो गया, मतलब दिन का तापमान ज्यादा रहता है किसी इलाके में और रात का तापमान कम होता है। और ज्यादा का मतलब हम ये नहीं करेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो गया नॉर्मली रात के मुकाबले ज्यादा। तो दिन का तापमान ज्यादा था तो ये पानी था, और रात का टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो ये पानी जो है वो किस में बदल जाएगा? ये बर्फ नहीं बदल जाएगा, या पाले में बदल जाएगा, फ्रॉस्ट में बदल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो दिन में लिक्विड और रात को सॉलिड। अब आप समझ गए, जैसे ही पानी या बर्फ या किसी चीज में आइस में बदलेगा तो पानी होता है कम, बर्फ होता है ज्यादा, उसको वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो पानी है दिन में तो कम है, रात को बर्फ हो गया तो फैल गया। क्या रॉक्स को ये कभी जोड़ लगाएगा तो फैला सकता है, और अगर पानी में बदल जाएगा तो कम कर सकता है, कम ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या चट्टानें कमजोर हो सकती हैं? वेदरिंग के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस टाइप से, तो इस टाइप की जो वेदरिंग है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा कि तापमान के कम होने से, पानी के बर्फ में बदलने से, या फ्रॉस्ट में पाला में बदलने से, या ऊपर की चट्टानों का तापमान ज्यादा था तो फैल गई, या नीचे की तापमान का कम था तो सिकुड़ गई, तो इसकी वजह से। या दूसरा, हवा चली, हवा में क्या होता है? हवा है, विंड। अब हवा है मान लो, तो हवा में क्या है? छोटे छोटे कण होते हैं, रेत के कण हो सकते हैं, सॉलिड कण हो सकते हैं। उन्होंने इसको टकरा दिया, इस वाली रॉक को क्या किया? उसने टक्कर मार दी। तो धीरे धीरे जब हवा क्या करेगी? दूसरी चट्टान को पत्थर के साथ, खाली हवा नहीं, हवा के साथ कण होते हैं बहुत सारे, और राजस्थान चले जाओ तो पता लगेगा आंख खोलने में क्या होता है। तो इसकी वजह से जब ये हिट करेगा इसको, क्या इस चट्टान को कमजोर नहीं कर सकता? ये करेगा। तो हवा है, या नदी ने उसको पानी को वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा जो आपको दिख रहा है। तो इस टाइप की वेदरिंग को आप क्या कहोगे? फिजिकल वेदरिंग कहोगे या केमिकल वेदरिंग कहोगे? जल्दी बताओ। ये यांत्रिक, मतलब यांत्रिक गतिविधियों से हो रहा है, या फिर केमिकली हो रहा है? कमेंट करके बताओ। तो जितना भी चीज मैंने आपको बताया, ये केमिकल है कि फिजिकल है? चट्टानों का अपनी ही जगह पे टूटना फूटना, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम क्या कहोगे आप? खाना तो बिल्कुल मत खाना आज जो लोग केमिकल कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें केमिकल रिएक्शन कहां पे हुआ ये बताओ। रॉक है, अगर रॉक तापमान के बढ़ने की वजह से फैल गई, कम हो गई, क्या केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें? कोई रिएक्शन हुआ है कहीं उस पर? फिजिकल वेदरिंग नहीं है ये, मैकेनिकल वेदरिंग। हवा आई, हवा के साथ मिट्टी के कण है, उसने टक्कर मार दी। तो जैसे आप यहां पे ऐसे मारो, इसमें ये मुंह को सुजा को इतना बड़ा कर दो कि केमिकल वेदरिंग हो रही है ये, या केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि फिजिकल हो रहा है? जो आपके सामने घट रहा है फिजिकली अपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रिएक्शन कहां हुआ उस पे? हे ईश्वर, हे प्रभु। चलो खैर, गलतियां हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेजर मिस्टेक है। तो ये क्या है? फिजिकल वेदरिंग। ठीक। अब केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल मतलब जिसमें रासायनिक रूप से क्रिया करे। जैसे मान लो आपने देखा होगा
जो लाइमस्टोन होता है, कौन सा, इसमें थोड़ा समझाना ज्यादा है क्योंकि ये सवाल के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले इसको आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूं, उसके बाद एमसीक्यू में आऊंगा मैं। ये आज की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होगी, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। जैसे चूना पत्थर की चट्टानें हैं। अब चूना पत्थर की चट्टानों में आप देखा होगा आपने कि बहुत सारी गुफाएं होती हैं, आपने देखा होगा केव, बहुत सारी गुफाएं देखी होंगी आपने, केव्स देखी होंगी, बहुत सारे अंदर सुरंग टाइप की देखी होगी, है ना, उसको गुफाई कहते हैं। खैर, तो देखा होगा आपने, फिर वहां पर हमारे कुछ धार्मिक स्थल भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, उसमें पिकनिक स्पॉट भी बन जाते हैं कई सारे, देखा है ना। तो ये जो रॉक है, ऐसे मान लो ये रॉक्स हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा गैप कैसे हो गया, गुफा जैसी कैसी बन गई? इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर का रॉक है, चट्टान थी पूरी, उसके अंदर गुफा बन गई, यानी एक स्पेस बन गया, खालीपन आ गया। तो वो खालीपन, या एक छेद था, होल छोटा छोटा, वो होल बड़ा होके बड़ा बड़ा होते हुए केप में कन्वर्ट हो गया, सिंक होल्स को हम कह सकते हैं उसमें। तो कैसे कन्वर्ट होगा? क्या उसमें एक प्रक्रिया ये वाली होगी, घुलन प्रक्रिया, सॉल्यूशन वाली, है ना। तो चट्टानें घुल गई, जब चट्टानें घुल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह छोड़ देंगी, तो वहां पर एक स्पेस बन जाएगा, और उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं। तो ऐसा कब होगा? ये खास तौर पे चूना पत्थर की चट्टानों में होगा। जहां भी आप रहते हो उसके आसपास अगर चूने की चट्टानें हैं, रॉक्स, लाइमस्टोन ज्यादा है, तो उस एरिया में आपको गुफाएं बहुत मिलेंगी। अब ये कैसे होता है? देखो, होता क्या है कि आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास क्या है, पानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अगर ये मिल जाए तो एक कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, और वो कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है तो वो फिर चट्टानों को घोलने का काम ज्यादा एक्टिव करता है, या एक्टिवली करता है। मेरी बात समझ गए? तो चूना पत्थर की चट्टानों में खास कर, और भी रॉक्स में होता है, ऐसा नहीं कि खाली चूना पत्थर की चट्टानों में, लेकिन यहां पर ये ज्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, या पानी है, या हवा में ऑक्सीजन है, ये सब मिल जाती है तो एक कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती हैं। और वही जो कार्बोनिक एसिड है, समझ गए ना, H2CO3 जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, वो क्या करता है, पानी और इनके साथ इसको मिला के कार्बोनिक एसिड, वो एक बहुत ही एक्टिव एजेंट होता है चट्टानों को घुलने के लिए। और वो जब बन जाता है तो चट्टानें ज्यादा घुल जाती, लाइमस्टोन घुलने लग जाता है और गुफा का निर्माण हो जाता है। तो इसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। वहां पर क्या हो रहा है, आपस में रिएक्शन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। चट्टानें कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पानी के साथ, दूसरा तीसरा, ऐसे। ये होता है केमिकल वेदरिंग। अब तीसरा वेदरिंग कौन सा था? बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? कहां चला गया? आप समझो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है। बायो मतलब जीव जंतु। जैसे जमीन में देखा होगा आपने, केंचुआ होता है जमीन में, पेड़ों के नीचे केंचुआ होता है, चूहा होता है, समझ गए। तो चूहा है, केंचुआ है, या दूसरे जीव जंतु में वो क्या करते हैं, आप खुद सोच लो। क्या वो मिट्टी को, रॉक को कोई असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, आपको पता ही है। दूसरा, पेड़ की जड़ें हैं, मान लो ये करती हैं, दो काम करती हैं। एक तो ये मिट्टी को बांधे रखती हैं, पेड़ कटेगा तो मिट्टी कट जाएगी, इरोजन हो जाएगा, आप कहते हो ठीक है। दूसरा, जब इसकी रूट्स जो है बहुत अंदर तक जाती है तो मिट्टी को हटाएंगी नहीं है, मिट्टी को क्या करती हैं, हटाती हैं। तो मिट्टी को हटाएंगी तो जब, जैसे कोई रॉक है वो मजबूत है, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और जड़ धीरे धीरे, अब एक दिन की बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उस रॉक को तोड़ेगी ना वो, या कमजोर करेगी। तो क्या ये वेदरिंग का एजेंट है कि नहीं है ट्री? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या बायो एजेंट्स। समझ गए मेरी बात? ऐसे। या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बिल वाले खोदते रहते हैं, जैसे खरगोश है, दूसरा तीसरा है, वो अपने घर बनाते हैं उसमें। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल। और सबसे पहले आप, हम, बायो, ह्यूमन। तो ह्यूमन भी किस में आएगा, यानी मैन मेड। तो जो ह्यूमन है, इंसान है, वो भी क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का है। तो जो कट रहा है, छट रहा है, आपके सामने हो रहा है, वो सब फिजिकल वेदरिंग है। जो अंदर ही अंदर हो रहा है, रिएक्शन के साथ हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग है। और तीसरा, जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, वो क्या है, वो बायोलॉजिकल है। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हो गई? यस और नो? जल्दी बताओ, फटाफट मुझे आंसर दे दो। अब तो मोबाइल ने क्या किया ना, मोबाइल ने हमारी पूरी कल्चर को, या जो हमारा ट्रेडिशन था उसको, सबको मोबाइल ने चेंज किया। इससे बड़ा चेंज कभी नहीं आया। जैसे आपको देखा होगा कि बहुत सारी चीजें कम हो गई अब,
जैसे अगर आप मोबाइल से पहले पैदा हुए हैं, मतलब मोबाइल से पहले का मतलब जब तक इसका ट्रेंड नहीं था, उससे पहले पैदा हुए थे, तो आप कहीं भी चले जाओ, हर इंसान की आदत क्या होती थी, वो बच्चा ही नहीं मिलेगा जो आगे सामने बिजली का पोल है या कोई पोल है उस पर पत्थर न मारे। वो पत्थर मारेगा, उससे आवाज होगी। तो वो ओलंपिक में भले ही ना गया हो, लेकिन उसकी आदत होती थी पत्थर मारने की ऐसे। अब कहाँ ये सब हो रहा है, अब मोबाइल सोबाइल में वो ये जो हमारा नेचुरल टैलेंट था ये कम हो गया। तालाब में पत्थर मारना, कोई जानवर कुत्ता जा रहा है उसको खाली पैर से ऐसे करना, कां कां की आवाज आना, ये सारी चीजें लुप्त होते जा रही धीरे धीरे। नहीं हो रहा ऐसा। नाक में उंगली करना पहले भी बहुत फैशन में होता था ये। कान को खुजलाना, अब मोबाइल में हाथ है उसका ज्यादा। तो ये एक जो क्या कहते हैं उसको, टैलेंट था, ये भी अब धीरे धीरे लूज हो रहा है समाज से। आप ही लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना वो कि परंपराएं जीवित रहनी चाहिए, तो क्या ये परंपराएं नहीं रहनी चाहिए जीवित? जब एक मिट्टी का आवरण मौजूद होता है तो अंतर्निहित चट्टान का रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है। ये अब इसमें पहला, सिर्फ मैं पहले की बात कह रहा हूं, पहला ऑप्शन सही है या गलत है? हालांकि ये भी आंसर अगर नहीं आएगा आपको तो कोई बात नहीं, पहला आंसर सही है कि गलत है? हाँ हाँ, ये सब किया ही होता है हमने भाई। कोई कह दे कि हमने आज तक ये सब नहीं किया है तो वो झूठ बोल रहा हो। जैसे अगर आपसे कोई भी शादी वादी करने चाहो, अगर आपको कि वो कितना बड़ा झूठा है या नहीं है, अगर इसके आपको टेस्ट लेना है, तो जो मैंने सवाल पूछे यक्ष प्रश्न आपसे, वही सवाल आप अपने पति, होने वाले पति या पत्नी से पूछ सकते हो। अब आपने कहा तुमने कभी जिंदगी में नाक में उंगली करी है, अब पति कह रहा नहीं करी है, पत्नी करी नहीं करी है, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। वही झूठा है, शादी वही रिजेक्ट। कह दो कि ये अभी से ये झूठ बोल रहा छोटी मोटी बातों में, तो बाकी में क्या बोलेगा ये, है ना। देखो पहला वाला क्या है, जब एक मिट्टी का आवरण मौजूद होता है तो अंतर्निहित चट्टान का रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है। सिंपल सी बात। देखो अब ये कवि क्या कहना चाहता है इसमें, ये कह रहा है कि ये रॉक है, एक तो होती है हार्ड रॉक, मतलब जिसमें बहुत ही हार्ड होती है। उस हार्ड रॉक का जब वेदरिंग होती है, हार्ड रॉक की वेदरिंग होती है, तो जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग भी अलग अलग टाइप से होगी। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये तो बिल्कुल ही हार्ड रॉक है, ये तो पेरेंट रॉक है जिसके ऊपर कोई वेदरिंग नहीं है। ये वाली, इसके ऊपर जहां पर हम पेड़ पौधे उगाते हैं, ये छोटे छोटे कण जिसमें होते हैं, जिसमें ह्यूमस, ह्यूमस मतलब पेड़ पत्ते जीव जंतुओं का सड़ा गला हिस्सा, ये सब यहां पर हमने पेड़ वेड़ उगा दिए। ये वाला, ये इसको हम सॉइल कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सॉइल, मिट्टी। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर जब एक मिट्टी का आवरण मौजूद होता है तो इसमें अगर मिट्टी होगी, ऊपर वाले हिस्से में क्या होगी, मिट्टी होगी, तो रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट कह रहा है। रासायनिक अपक्षय मतलब, रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है का मतलब जो केमिकली हम रिएक्ट कर रहा था, जैसे पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, या दूसरे जो यहां से ह्यूमस की वजह से या दूसरी वजह से जो कुछ कंपाउंड्स पैदा होते होंगे, वो जब रिएक्शन करेंगे उस वजह से रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत है। रासायनिक अपक्षय क्या है, देखो ध्यान दो। मिट्टी का आवरण मौजूद होता है। अगर देखो होगा क्या, जब यहां पर मिट्टी का आवरण मौजूद होगा तो पानी टिकेगा उस पे। मिट्टी है ना, अगर मिट्टी है तो मिट्टी पानी को क्या करती है, सोखती है, मॉइस्चर बढ़ाती है। तो इसके नीचे पानी जाएगा। जब इसके नीचे पानी जाएगा, पानी की मौजूदगी होगी, और भी कुछ यहां पर कुछ केमिकल्स पैदा हो सकते हैं। हो सकता है वो केमिकल वेदरिंग में क्या करें, योगदान दें। मैंने कहा था पानी एक बहुत बड़ा एजेंट है जो चट्टानों को घुला देता है। चट्टानों को घुलाने का मतलब है रासायनिक अपक्षय, मतलब केमिकल वेदरिंग। तो ये जब भी मिट्टी विट्टी होगी, रासायनिक अपक्षय हमेशा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा, मान लो मिट्टी हो ही ना, मिट्टी ना हो तो मिट्टी नहीं होगी तो हार्ड रॉक होगी। फिर नीचे मिट्टी क्या है, सॉफ्ट है, चुरचुरा हिस्सा है। अगर वही नहीं है तो नीचे भी पानी कहां से जाएगा इसमें। अब मान लो कोई बहुत ही खतरनाक बिल्कुल सॉलिड सरफेस है, बिल्कुल पथरीला इलाका है, जैसे आपके गांव के घर में पत्थर वाला हिस्सा है, उसमें कहां से आप केमिकल वेदरिंग करवा दोगे, उसके अंदर तो पानी जा ही नहीं रहा है। तो मिट्टी मौजूद है तो रासायनिक अपक्षय ज्यादा होगा, मतलब उसको फेवर करेगा, नहीं है तो फिर कम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और दूसरा है,
रेगोलिथ ठोस चट्टान को ढकने वाली ढीली विषम सामग्री की एक परत होती है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो मैं फिर से बता दूं, होता कि इसको हम जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। जैसे है ना, कोई सरफेस है, ये मान लो कोई सरफेस था, मिट्टी विट्टी नहीं बनी थी, मिट्टी को बनने में हजारों साल लगते हैं। अब ये सरफेस था, तो सबसे पहले वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर, क्रिया कहां होगी हमेशा, अनाच्छादन कहां होगा, सबसे ऊपर वाली लेयर में। अनाच्छादन मतलब बाहरी शक्तियों के द्वारा, जो एक्सटर्नल है, तो उसके द्वारा मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे चट्टान क्या होगी, वेदर्ड होगी, यानी कमजोर होती जाएगी। फिर इसमें प्रोसेस शुरू होते जाएगी, फिर इसी में पेड़ पौधे होंगे, फिर पेड़ पौधे नीचे गिरेंगे, उनका पेड़ का पत्तियों का कैंचुआ मरेगा, इंसान मरेगा, जो भी है, तो ये धीरे धीरे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, ह्यूमस की परत होती है, ओ वाली। उसके नीचे फिर कुछ चट्टाने, कुछ मिट्टी और होगी, जैसे ये मान लो ह्यूमस वाली ज्यादा है, फिर ये और कंकड़ पत्थर वाली, इसमें मिनरल्स होंगे, और पेड़ पौधों की जड़ें इस पे जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, इसी को हम सॉइल कहते हैं, ऊपर वाली। तो सबसे ऊपर ह्यूमस, पेड़ पौधे का सड़ा गला हिस्सा, उसके नीचे कुछ और एलिमेंट्स, ह्यूमस के साथ साथ कुछ यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ और कुछ मिनरल्स। धीरे धीरे और नीचे की ओर जाओगे तो यहां पर इस टाइप का रॉक क्या है, अलग अलग टूटे फूटे हिस्सों में बनी है। मतलब वो उतनी ज्यादा चुरचुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बटी हुई है। कुछ छोटे मोटे विषम टाइप के पत्थर वत्थर होते हैं, और उसके नीचे फिर एक जो मूल चट्टान है, जो हार्ड रॉक है, जिसमें कोई भी अपक्षय नहीं हुआ, वो होगा। तो ये तो मूल चट्टान हो गई, जिसमें कोई भी वेदरिंग नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे है। इसके बाद जो ये कंकड़ पत्थर ढीले ढाले वाली है, लेकिन मिट्टी नहीं कहा जा सकता इसको, इसी को हम रिगोलिथ कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। तो रिगोलिथ क्या है, ठोस चट्टान को ढकने वाली ढीली विषम सामग्री की एक परत है। रिगोलिथ ठोस चट्टान, जो मैंने कहा सॉलिड को ढकने वाली एक ढीली विषम सामग्री की एक चट्टान होती, तो इसी को रिगोलिथ कहते हैं। इसी रिगोलिथ के ऊपर वेदरिंग के थ्रू या ह्यूमस के मिलने की वजह से सॉइल पैदा होती है। तो मिट्टी या पेड़ पौधे यहां पैदा होते हैं, इधर नहीं। और इसके नीचे तो बिल्कुल ही हार्ड रॉक है। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात। तो बी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो रिगोलिथ समझ गए ना। तो रिगोलिथ वो है जो सॉइल के नीचे है, हल्का फुल्का टूटा मोटा ढीला विषम सामग्री है। ये हेट्रोजेनस मतलब जो समान नहीं है। कई बार आप ऐसे ऐसे मैसेज डिलीट करते हो कि मतलब उसमें क्या गलत था ये बताओ। जैसे वो अभी मैंने पढ़ा ना, वहां जाके, क्या नाम है इस बंदे का, नाम ले लूं क्या मैं तुम्हारा, विनय नाम तो नहीं है, विनय जो भी है, इसने लिखा था कि शादी के समय इस टाइप की चीजें टेस्ट करनी बड़ी जरूरी होती हैं। तो उसमें क्या गलत है, बिल्कुल सही बात है वो। और ये चीज मैं ही बता रहा हूं आपको पहली बार, ये वाला ज्ञान, इसको आप जरूर टेस्ट करें। बाकी तो हवा बहुत हाईफाई ज्ञान देंगे आपको, बेसिक ज्ञान यही मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा बताओ, 5वें नंबर का सवाल है आपका, क्या कहना चाह रहा है। अब आप इसको कर लोगे, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। अब ये सवाल सही करके दिखाओ मुझे। ये सवाल आपको आ जाना चाहिए, जितनी मैं फटाफट बताऊं। सिंक होल्स और गुफा जैसी विशेषताएं भौतिक अपक्षय का परिणाम होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये बताओ। अब इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, मैंने कई बार आपसे कहा है कि अगर हिंदी में समझ में ना आए तो हम अंग्रेजी में जरूर देखें। सिंक होल्स, सिंक होल्स मतलब छोटे छोटे, होल मतलब छेद, केवंस गुफा, जीव जंतु कीट पौधे और मनुष्य जैविक अपक्षय के मुख्य कारक होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है, बहुत इजी सवाल है, फटाफट मुझे आंसर दे दो इसके। गुड गुड गुड, ठीक है। और भी लोग आंसर दो, कुछ ही लोग आंसर देते हैं फिर बाकी कहां चले जाते हैं। आंसर दिया करो। ये टॉपिक आपका बहुत थोड़ा अजीब सा टॉपिक है ये, है ना। और जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कई बार में ऐसे सवाल वहां पे पूछे जा सकते हैं 150 वर्ड में लिखने को। तो जिसका भी ऑप्शनल है वो इसको कवर कर सकता है, ठीक है। और कभी कोई ऑप्शनल लेना चाह रहा हो या कुछ करना चाह रहा हो तो मुझसे फिर संपर्क भी कर सकता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं उसको गाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है ना, आप ऐसे देख सकते हो उसको। और ज्योग्राफी टफ नहीं है, ऑप्शनल में अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा सा। मतलब जैसे आप जीएस जो है, अगर आप जीएस आपने यूपीएससी की जीएस पढ़ी हुई है तो 80% खाली जीएस है ज्योग्राफी ऑप्शनल में।
20% ही थोड़ा सा अलग से आता है। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है पूरी जीएस के हिसाब से प्री प्लस मेंस के, तो समझ लो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल 80% है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शनल वाले भी हैं, उनको ये पता होगा। ठीक है, सही आंसर है। आंसर क्या है इसका? सिंक होल गुफा। मैंने क्या कहा, गुफा कैसे बनेगी? गुफा कैसे बन सकती है भाई? कोई रॉक है, जैसे लाइमस्टोन की रॉक है, उसके अंदर गुफा बन गई, यानी स्पेस बन गया। तो स्पेस बनने की प्रक्रिया किससे होगी? घोलने से होगी ना। सॉल्यूशन बनेगा उसका, घुलने से बनेगा। जैसे पानी चीनी पानी में घुल गया, घुलन वाली प्रक्रिया, तो ये घुलन है। तो जितना भी घुलन वर्ड मैंने यूज किया था थोड़ी देर पहले, ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये तो नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब आप सवाल करते रहो। दूसरा, जीव जंतु कीट पौधे मनुष्य भौतिक अपक्षय के कारक होते हैं, तो आंसर इज बी। ठीक है, ऐसा। और जहां भी ऐसे वर्ड आए, होल, छेद कहां बनेगा भाई? जमीन के अंदर। जैसे कहते हैं ना कि आपने आपसे कहा जाए कि यार एक होल हो गया है, तो आप जमीन में देखते हो ना, गड्ढा हो गया। ओजोन होल छोड़ दो, वो होल नहीं है, वो लेयर का थिन हो जाना, पतला होना होता है। होल यानी छेद कहां बनता है? जमीन के अंदर बनता है, जमीन के नीचे बनेगा। तो जमीन के नीचे मतलब अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनेगा, सोल्यूशन से बनेगा, घोलने से बनेगा। नेक्स्ट, विलयन या घुलन प्रक्रिया अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मैंने बताया था वही है, फटाफट बताओ। Solution weathering is the process by which certain minerals are dissolved by acidic solutions. विलयन अपक्षय केवल चूना पत्थर क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चूना पत्थर की क्यारियों में, अब ये देखो एक वर्ड आ गया क्या, क्यारियां। तो क्यारी व्यारी नहीं है, क्यारी तो समझते हो खैर आप, इसको इंग्लिश में बेड्स बोलते हैं। ये आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया भाई, ये आंसर आपने सही लगाया। इसका पीछे रीजन क्या है? अच्छी बात है, ठीक है, ये आज तो सही हो गया ना, आप तो घूम लिया। सोल्यूशन वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन मिनरल्स आर डिसॉल्व्ड बाय एसिडिक सॉल्यूशंस। अभी बताया था ना, एसिड में कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो जो मैंने कंसेप्ट समझा दिया, उससे आपको काफी सारी मदद मिलेगी। दूसरा, विलयन छेद। देखो ध्यान दो, यूपीएससी में जब भी कोई सवाल पूछा जाए, स्टेटमेंट, अगर कहीं पर ये लिखा है केवल, तो केवल वर्ड थोड़ा सा मुश्किल काम होता है यार, नेचर है वो, इसमें इसी में होगा, ये कहना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल काम है। तो केवल लाइमस्टोन में ही होता है ऐसा नहीं है, लाइमस्टोन में सबसे ज्यादा होता है, वो अलग बात है। लाइमस्टोन के अलावा और भी जगह हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रॉन्ग है तब तो फिर आप अपने आप ही लगा दोगे। जहां जहां दो है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सी। एलिमिनेट करना सीख गए ना? तो मैं जो आपको बता रहा था पहले, एलिमिनेट करना। ठीक है, दरार में मिदर के माध्यम गुफा प्रणालियों का विकसित हो जाती है। अभी भी इसी में डिस्कस करते हैं, गुफाएं बन जाती हैं। गुड, नेक्स्ट, अगला सवाल। गर्म आर्द्र जलवायु रासायनिक अपक्षय को रोकती है। ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, वैसे जरा दिमाग लगाओ। चट्टानों में जोड़ों या दरारों का घनत्व अपक्षय की गति के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपक्षय की गति मतलब द रेट ऑफ क्रैक्स, मतलब कितने जॉइंट्स हैं, कितने क्रैक्स हैं, उस पर डिपेंड करती है कि उसका वेदरिंग यानी अपक्षय किस रेट से होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ये पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंसेप्ट ही तो मेन है ना। देखो आपका कंसेप्ट या पढ़ने का तरीका अगर सही है, तो आप कम पढ़ाई में भी एग्जाम निकाल सकते हो। और पढ़ने का तरीका सही नहीं है, तो फिर आप चाहे कितने ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी चले जाओ, तो कुछ ना होने वाला। जैसे वो कहते ना, वो एक महाराज जी हैं, परमानंद महाराज, वृंदावन वाले, तो उनका एक स्टेटमेंट है, उसमें देखा होगा आपने, आप कितने ही कहीं चले जाओ, कलावा बांध लो, ये बांध लो, डॉक्टर ही आपकी बीमारी को क्या कर सकता है, सही कर सकता है। ठीक है ना? तो एग्जाम में भी वही है, एग्जाम तभी निकलेगा जब आपका पढ़ने का तरीका सही होगा। बाकी आप सोमवार के व्रत रखो, चाहे मंगलवार के रखो, चाहे 6-6 घंटे के एक दिन के 4 व्रत रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कंफ्यूजन है कई लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? देखो सिंपल सी बात है, अकल लगाओ, अकल सबसे बड़ी चीज है। गर्म आर्द्र जलवायु, हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड वेट क्लाइमेट। अभी अभी मैंने क्या कहा था आपसे, अगर आप मेन फैक्ट पे ध्यान दो, मैंने कहा केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय में पानी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पानी घुलाने के लिए चट्टानों को घोलना है आपको। अगर किसी भी चीज को आपको घोलना है तो आप किसका यूज करते हो?
मेरे दिमाग में पानी ही तो आता है। वो बात अलग है कि आप दूसरे केमिकल से किसी चीज को घोल सकते हो, अलग चीज है। लेकिन हम नेचुरल कंडीशन की बात करें, कोई रॉक है, कहीं पर घुलन प्रक्रिया जारी है, उसका घुला जा रहा, सोल्यूशन हो रहा है उसका, तो दिमाग में क्या आता है? पानी ही तो आता है। ऐसा थोड़ी कि कोई केमिकल बना के वहां चट्टान में डाल दे रहा, कह रहा घुल जाओ, वो तो फिर मैनमेड हो जाएगा। पानी, पानी, इसको जिसने अपक्षय को रोकती है कि बढ़ाती है? जिसने भी इस स्टेटमेंट को क्या किया है, सही किया है, वो होश में है कि बेहोश है? ये बताओ, ये स्टेटमेंट सही कैसे हो सकता है? जहां पर भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, पानी ज्यादा आएगा, वेट कंडीशन से ज्यादा होंगी, क्या वहां पर पानी अंदर जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, सॉइल के नीचे पानी घुसेगा तो रिएक्शन करेगा, मॉइस्चर बढ़ जाएगा उसका, सॉइल क्योंकि पानी सोखती है। इसको गलत करने वाले खाना खाएंगे नहीं खाएंगे आज? तो पहला वाला क्या है? बस सॉरी, सही करने वाले खाना नहीं खाएं, मतलब थोड़ा सा वो वाला खाएं। रोकती नहीं है, बढ़ाती है। चट्टानों में जोड़ों या दरारों का घनत्व तो अपक्षय की गति के लिए महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई रॉक है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, जॉइंट्स हैं, दरारें हैं, तो उसके अंदर पानी जा सकता है। बताया था अभी ज्यादा, तो उसके अंदर पानी जाएगा। ठंडा हो गया तो पानी किस में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पानी सॉलिड फॉर्म में फैल जाएगा, उसका घनत्व ज्यादा होता, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ गया, फैलेगा। तो जितने ज्यादा जोड़ होंगे, दरारें होंगी, उसका फर्क पड़ता है अपक्षय के रेट पर। कितना ज्यादा उसका रेट होगा, मतलब अगर ये चीजें ज्यादा हैं तो अपक्षय भी ज्यादा होगा। और जिसके सवाल कभी कभी ऑप्शन में कंसेप्ट समझने के बाद भी गलत हो जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, तो उसको जरूरत है थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग को बैलेंस करने की, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की, इधर उधर नहीं भागना है, और धीरे धीरे होगा ये। ऐसा भी होता है ना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हो सकते हैं जो पहली बार ही एमसीक्यूज कर रहा है, या पहली बार ही ज्योग्राफी देख रहा है, या ये वर्ड ही पहली बार सुन रहा है, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, और डिमोल ध्यान रखना, ऐसे नहीं ले जा सकता मैं आपको। ग्रोथ कभी भी ऐसे नहीं होती। जिसकी ग्रोथ ऐसी होगी तो निपट ही जाएगा। यमराज बैठे हैं ऊपर, कहेंगे आ जाओ। तो ये, और इस ग्रोथ में भी कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगला, ये भी सवाल सही है। यांत्रिक अपक्षय का अर्थ है कि चट्टान अपनी संरचना को बदले बिना भौतिक स्वरूप में बदल गई है। मैकेनिकल वेदरिंग या यांत्रिक या फिजिकल वेदरिंग विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा कह रहा था, लार्ज डायरेनल टेम्परेचर रेंज हैज नो इफेक्ट ऑन वेदरिंग इन डेजर्ट्स, मतलब दैनिक तापमान सीमा का रेगिस्तान में अपक्षय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये दैनिक तापमान सीमा या डायरेनल टेम्परेचर क्या होता है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर भी आप फटाफट, अगर आपको ये सवाल आता है तो आप एक इसमें आंसर दीजिए। एक सवाल तो आया है हमारे पास अमित का, 8 का ए वाले ज्यादा हो रहे हैं क्या, जिसका मतलब यही आंसर होगा क्या, ऐसा है? ये जो वर्ड है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या केवल एक, इसमें पहले ही आपको डाउट हो जाना चाहिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ऐसा नेचर है, थोड़ा सा पढ़ सकता है। मेरी बात समझ गए? तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसमें ध्यान दो। यांत्रिक अपक्षय बताया था ना मैंने अभी आपको, यांत्रिक और टूट फूट फिजिकली दिख रहा है आपको। जैसे रॉक पहले इतनी थी, रात को, दिन में गर्म हुआ, रॉक फैल गई, एक्सपेंशन हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, रात को ठंडा हो गया, सिकुड़ गई। अब ऐसा नहीं कि रॉक ऐसे ऐसे हो रही है वहां पे, मतलब वो तो मैं ज्यादा कर दे रहा हूं, वो हमें महसूस भी नहीं होगा, बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो वो बिल्कुल सही बात है, उसको बोलते हैं केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। तो आंसर जो 8 का पहला वाला है वो सही आंसर है। दैनिक तापांतर सीमा का रेगिस्तान में अपक्षय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आंसर बिल्कुल गलत है। प्रभाव पड़ता है। अब ये देखो, तो मेन प्रोसेस यही है। जैसे अगर आप, इंडिया है ना ये, इंडिया में अगर आप जयपुर चले जाओ या आप जैसलमेर चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, इस टाइप की जगह पे आप जाते हो जब डेजर्ट्स एरिया में, और दूसरा इलाहाबाद प्रयागराज चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वेस्ट बंगाल में आप कोलकाता चले जाओ, और दोनों जगह गर्मी हो रही है मान लो, तो ज्यादा अच्छी रातें कहां मिलेंगी आपको? दोनों जगह मई का महीना चल रहा है, यहां भी मई का महीना चल रहा है, रात का मौसम कहां का अच्छा होगा? दिन में तो गर्मी सभी जगह होगी, वो अलग चीज है। देखो होता क्या है, डेजर्ट्स की खासियत क्या होती है, यानी जो स्टोनी सरफेस होता है, जो ज्यादातर धरातल ऐसा होता है, तो डेजर्ट में क्या होता है, दिन को यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी,
ये स्टोनी सरफेस है, ज्यादातर पेड़ पौधे कम है, यहाँ पे स्टोन ज्यादा है, तो हीट को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे रात को मान लो 45 प्लस चला गया। कहां की बात कर रहा हूं मैं? इधर वाले एरियाज की, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात, एक ऐसा सरफेस है जहां पर थोड़ा सा मिट्टी विट्टी भी है, खेती बाड़ी भी है और पेड़ पौधे भी हैं, तो दिन का तापमान यहां पर इतना ऊपर नहीं जाएगा, 45 नहीं जाएगा। मान लो 40 चला गया, सपोज कितना चला गया? 40 चला गया यहाँ पे, इनमें पेड़ पौधे ये सब है। लेकिन जब रात होगी ना, तो रात क्या होगा, ये जो पत्थर वाला स्टोनी सरफेस है, ये जो धरातल है या रेगिस्तान है, रेत है, ये जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, मतलब यहां से आउटगोइंग रेडिएशन भी उतना ही जल्दी होगा। इसीलिए रेगिस्तान में आपने देखा होगा रातें ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं गर्मियों के दिनों में, मतलब हल्का हल्का ठंडा भी लग सकता है आपको थोड़ा थोड़ा। दिन का तापमान बहुत ज्यादा, रात का तापमान कम हो जाता है। मतलब यह भी हो सकता है कि दिन का तापमान अगर 45 प्लस था, तो हो सकता है कि रात का तापमान आपका 20-25 चला जाए, ठीक है। तो डायरेनल टेम्परेचर किसको बोलते हैं? डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैनिक तापांतर किसको बोलते हैं? दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। तो भाई दिन का इसलिए क्योंकि दिन में ही सबसे ज्यादा तापमान होगा रात के मुकाबले, तो दिन का सर्वाधिक तापमान और रात का न्यूनतम तापमान। मैंने क्या कहा? दिन का सर्वाधिक तापमान और रात का न्यूनतम तापमान के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को डायरेनल टेम्परेचर कहते हैं, यानी दैनिक तापांतर कहते हैं। मान लो दिन का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री था और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री था, एग्जाम्पल है बस, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 25 डिग्री। तो मैक्सिमम ऑफ डे एंड मिनिमम ऑफ नाइट, इसका जो डिफरेंस है वही डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो क्या ये व्यवस्था, इसका रेगिस्तान पर अपक्षय में, वेदरिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अरे इसी का तो पड़ेगा, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले। दिन का तापमान जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उतना ही रॉक्स गर्म हो जाएंगी, वो फैलेंगी, और रात में जितना ही ठंडा होगा उतना ही वो संकुचित हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इसी की वजह से तो वेदरिंग होगी। इसलिए दैनिक तापांतर जितना ज्यादा होगा उतना ही अपक्षय भी क्या होगा? बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। इसीलिए डेजर्ट्स एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहां पर दैनिक तापांतर ज्यादा होता है, दिन का ज्यादा रात का कम, वहां पर अपक्षय की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कौन सा अपक्षय? कमेंट करके बताओ। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है इसी का तो पड़ता है। अपक्षय कौन सा होगा डेजर्ट्स एरिया में? तो डेजर्ट्स एरिया में, रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में कौन सा अपक्षय ज्यादा होगा? फिजिकल वाला ज्यादा होगा या केमिकल वाला ज्यादा होगा? ये ज्यादा या ये ज्यादा, कौन सा? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। मेरा सवाल है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अब कौन सा वेदरिंग ज्यादा पाई जाएगी? जैसे राजस्थान में कौन सा पाया जाएगा डेजर्ट्स में? केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। कुछ लोग कभी कोई टाइप ही नहीं करते, ससुराल में आए क्या ये लोग? चलो ठीक है, किसी की आदत नहीं होती है, अब मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन जहां तक हो सके आप अपने विचारों को व्यक्त किया करें आर्टिकल 19 के तहत। तो आंसर क्या है? फिजिकल वेदरिंग। गुड, ये आपका आंसर सही है, फिजिकल वेदरिंग। पानी कम है ना, तापमान की वजह से हो रहा है। आ जाओ अगला सवाल, उसी का अगला फॉर्म है। एक्सफोलिएशन अकर्स इन डेजर्ट्स environments because of the large diurnal temperature range। अब आपको अपस्तरण क्या होता है ये समझना पड़ेगा, फिर भी सही है या नहीं है, गलत है। द सडन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, ये तो मैंने बताया था अभी कि परतें छिल जाती हैं। पीलिंग, जैसे प्याज को छिलते हो ना आप, मटर के दाने को, प्याज को, वैसे ही। भले ही आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, लेकिन फिर भी अंदाजा आ रहा ना कि दोनों मैच कर रहे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा आपसे, ये दोनों आंसर सही है। संकुचन और विस्तार ज्यादा होता है, जो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं उसके हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही फैलाव होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही संकुचन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर की चट्टान जो सन के कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा है उस पर फर्क ज्यादा पड़ेगा और नीचे वाली चट्टान पे कम पड़ेगा। तो होता क्या है कि ऊपर वाली चट्टान और नीचे वाली चट्टान दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, जो उसकी मैचिंग है, उसमें फर्क पड़ जाएगा।
जब उस पर फर्क पड़ जाएगा तो ऐसी रॉक को वहां से हटाना, उस रॉक को वहां से हटाना, उससे बिछुड़ाना, मतलब उससे उसको अलग करना इजी हो जाएगा, है ना। उसी को बिछुड़ने को, उसी को जो परत छिल जाती है, पीलिंग हो जाती है, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सफोलिएशन, यानी अपस्तरण कहते हैं इसको। इसका कुछ नाम कहीं किसी दूसरे में भी कुछ हो सकता है, अपदलन भी कह देते कई बार इसको। आप हिंदी इंग्लिश में जरूर पढ़ना एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन समझ गए ना। एक्सफोलिएशन का मतलब, जैसे ये सिंपल है, जैसे आपके हाथ में कहीं पर खरोच लगी, मेरे तो लगी भी हुई है कि आपके हाथ में कोई खरोच लग जाती है, या ये कोई छिलका सा उतर जाता है, फिर उसके ऊपर छिलका उतरता है, उसके ऊपर आप फिर वो अपने आप स्किन क्या करती है, एक लेयर बना देती है, अपनी बनाती है ना। अब वो लेयर को आप देखोगे तो वो लेयर जब बनती है ऊपर, जैसे काली काली बन गई या ब्राउन टाइप की बन गई, अब वो धीरे धीरे वो भी उखड़ती है। जब पुरानी वाली लेयर, जब जो मेन स्किन है वो जब डेवलप होती है, तो उससे पहले एक लेयर ऐसी बनती है जो छिलका जैसा बन जाता है ऊपर, ठीक है। अब ऊपर का जो छिलका है निशान बनने के बाद वो भी उतरता है, और फिर फाइनली वो जो स्किन, मेन स्किन है, वो उसको कवर कर लेती है। उसमें टाइम लगता है ना, सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। तो जो वो छिलका है जो उतर गया, प्याज के छिलके की तरह साइड कर दिया, तो आप कई बार क्या करते हो, जैसे आपने लगा कि अब तो ठीक हो गया घाव, हम उसको निकाल देते हैं ऐसे, या कई बार खुजली लगती है, हम ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं और वो निकाल देते हैं उसको। तो वो नीचे वाली लेयर से, स्किन वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर क्या है, अलग हो रही है धीरे धीरे। उसका हिसाब किताब नीचे वाले के साथ बैठ नहीं पा रहा है, ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन। तो वो जो छिलका है या परत का उघड़ना कहते हैं इसको, विच इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। मेरी बात समझ में आई? सवाल पूछा जाएगा एक्सफोलिएशन, या परत का निकल जाना, या ऊपरी परत का प्याज के छिलके की तरह दूर हो जाना, या पीलिंग ऑफ, ये कहते हैं उसको। ये किसकी वजह से होता है या किस जगह पे ज्यादा होता है? तो आप कहोगे इट इज अ केस ऑफ फिजिकल वेदरिंग, यह भौतिक अपक्षय है, क्योंकि भौतिक रूप से हो रहा है, और ये टेम्परेचर के कम और ज्यादा होने से, डायनोमिनल टेम्परेचर दिन का ज्यादा और रात का कम होने की वजह से होता है। और दूसरी, गुड, अगला सवाल आपके सामने है 10वां, फटाफट बताओ 10वां सवाल क्या होगा इसका आंसर? जैविक अपक्षय, ये भी सब बता दिया मैंने आपको, ये सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूं पहले। रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स लीड्स टू ऑफ, ओह अच्छा सुनो सुनो, इस पे एक ट्रांसलेशन में गलती है, पहले आप हिंदी में पढ़ो इसको, क्योंकि ये जो हिंदी है इसका इंग्लिश मैं उसका बाद में बताऊं, ये इंग्लिश इसकी नहीं है, अब हिंदी में, इंग्लिश में बता देता हूं मैं इसको क्या है। वो कह रहा है कि जैविक अपक्षय जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, पौधे, जानवरों और रोगाणु, मतलब जितने भी आपके जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, द्वारा चट्टान का कमजोर और बाद में विघटन है। सही आंसर है। बायोलॉजिकल वेदरिंग कब होती है? जानवरों के द्वारा, पेड़ की जड़ें नीचे चले जाती हैं, रिएक्शन होता है, केंचुआ, बिल खोदना, ये सब बताया था मैंने आपको। जब पौधे यांत्रिक अपक्षय का कारण बनते हैं तो उनकी जड़ें चट्टानों में विकसित हो जाती हैं, उन्हें तोड़ देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जानवरों द्वारा खोदना, खनन, सड़क निर्माण और मानव द्वारा खेती करना भी अपक्षय में योगदान देता है, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, जल्दी बताओ। अरे ये आंसर क्यों नहीं सही होगा, ये भी तो सही है। कई लोगों ने सी भी आंसर लगा रखा है। आंसर क्या है इसका? डी। देखो इसको मैं, इसका हिंदी नहीं है, ठीक है, ये सवाल का 11वां सवाल है, इसका हिंदी नहीं है। वो कह रहा है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स लीड्स द एक्सफोलिएशन कॉमनली अलोंग कोस्ट लाइन। वो कह रहा है कि लगातार तटीय क्षेत्रों में, जो कोस्टल लाइंस हैं, वैसे ही समझा देता हूं मैं, जो कोस्ट लाइंस हैं, तटीय क्षेत्र हैं, जैसे सी के पास का कोस्ट, वहां पर चट्टानें क्या होती हैं? गीली होती हैं, फिर सूखती हैं। वेटिंग, ऊपरी परत का उगड़ जाना। क्या ये बात सही है? कई बार वो सूख जाती हैं, कई बार गीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में लहरों के द्वारा वहां पर परत उगड़ सकती है। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये पूछ रहा हूं। दूसरा, वो कह रहा है कि रिपीटेड फ्रीजिंग ऑफ रॉक्स। फ्रीजिंग ऑफ रॉक्स का मतलब हुआ जैसे ठंडी हो गई, फ्रीज हो गई, ठंडा। फ्रीजिंग रॉक्स का मतलब चट्टानें ठंडी होगी रात के समय में। डीपन एंड वाइडन द ओरिजिनल क्रैक्स एंड क्रीप्स एंड ब्रेक द रॉक इनटू एंगुलर फ्रेगमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है, मैं वैसे ही बता देता हूं। वही चीज है ये भी। अगर चट्टानें दिन में क्या थी, पानी था उसके अंदर, और रात में वो फ्रीज हो गए, बर्फ में बदल गया या फ्रॉस्ट में बदल गया, पाला पड़ गया, सॉलिड में बदल गया, दिन में लिक्विड, रात को सॉलिड,
तो क्या उसकी वजह से उसकी जो दरारें हैं, जो क्रैक्स हैं, वो बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती हैं। वो क्रैक्स क्या हो जाएंगी? बढ़ सकती हैं और एंगुलर फ्रेगमेंट्स में निकुले ऐसे में बदल सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, गहरी हो सकती हैं और चौड़ी हो सकती हैं। द फ्रॉस्ट सेटर्ड पीक्स आर कॉमन इन ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स। मतलब ये कह रहा है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं, फ्रॉस्ट सेटर्ड मतलब जहां पर पाला पड़ता है, वो ऐसे एरियाज हैं जो ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा पाला पड़ता। कह रहा है ट्रॉपिक्स मतलब जहां पे गर्मी क्या होती है? ज्यादा होती है। जहां पे गर्मी ज्यादा होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। पाला वाला तो टेम्परेट में ज्यादा पड़ेगा ना, शीतोष्ण में। तो पाला वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिक्स में कम पड़ेगा। ठीक है, ये गलत है, बाकी दोनों क्या है? सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? गुड। और 11 वाला, ठीक, ये गलत हो जाएगा। ऑल द अबव नहीं, ये गलत है। फ्रॉस्ट ज्यादातर कहां पड़ता है? टेम्परेट जोन में, शीतोष्ण कटिबंध में। आगे बढ़ो, अब ठीक आ गया ये तो हमने कर ही दिया था, ये भी हो गया था। ठीक है, ये हो गया था। उसका वो हिंदी में 2 बार लिख दिया गया था, इंग्लिश में भी अलग अलग लिख दिया गया था। अगला सवाल है, अपक्षय के माध्यम से चट्टानों के क्रमिक टूटने से मिट्टी लगातार लेकिन धीरे धीरे बनती है। मिट्टी कैसे बनती है? अपक्षय के माध्यम से बनती है। चट्टानों के क्रमिक टूटने से मिट्टी लगातार लेकिन धीरे धीरे बनती है। ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स थ्रू वेदरिंग। दूसरा, अधिकांश पौधों की जड़ें सब सॉइल में पाई जाती हैं, उपभूमि में पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ऊपरी मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है। ह्यूमस क्या होता है? मैंने बताया था अभी, जहां पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जैविक गतिविधियां उच्चतम होती हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताओ, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चट्टानें क्या होती हैं? रॉक्स धीरे धीरे छूटेगी, टूटेगी तो क्या होगा? मिट्टी तभी तो बनेगी, ये बताया था मैंने। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऊपरी हिस्से में ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधे की पत्तियां, केंचुआ, खरगोश, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, उनका सड़ा गला हिस्सा ह्यूमस कहलाता है। तो उसी हिस्से में तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यही तो कार्बन है। ठीक है, और जैविक गतिविधियां सबसे ज्यादा होंगी, बिल्कुल होंगी। केंचुआ अपना काम कर रहा है, पौधे में जो जीव जंतु है, बैक्टीरिया है, जीवाणु अपना काम कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन यह गलत है। अधिकांश पौधों की जड़ें उपभूमि में पाई जाती नहीं। सबसे, मैंने क्या कहा था अभी, जैसे ये मिट्टी, ये ऐसे समझ लो इसको, ठीक है? जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है मान लो, और ये यहां से इसकी जड़ें हैं, ये रूट्स हैं। तो जहां पर इसकी जड़ें होती ना, सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसमें हम ह्यूमस होता है पेड़ पौधों की, इसको ओ लेयर कहते हैं, इसमें होती है। इसी में कार्बनिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं, ये वाली। इसके नीचे वाली को टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये यहां पर पोषक तत्व तो ज्यादा होने चाहिए। इसको सब सॉइल नहीं कहते हैं। यहां पे क्या होना चाहिए? टॉप सॉइल होना चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर कई लोगों ने बिल्कुल अच्छा दिया है इसका। सिंपल है। 13वां, जलवायु, भूमि की ढलान, सतह पर पाए जाने वाले चट्टानों के प्रकार, वनस्पति आवरण। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से कारक भूजल को प्रभावित करते हैं? यानी भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है? जलवायु, बिल्कुल सही बात है। जहां बारिश ज्यादा होगी तो बारिश ज्यादा होने से पानी जमीन के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। स्लोप ऑफ द लैंड, बिल्कुल सही बात है। अगर जमीन क्या है? ठीक ठाक जमीन है, समतल वाली है, पानी इकट्ठा होता है, तो वहां पर भूमिगत जल बढ़ेगा, सही बात है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब ऐसी रॉक्स हैं जिसमें संधियां हैं, रॉक क्रैक्स हैं, दरारें हैं, और नीचे सोखने वाली चट्टानें हैं जहां से पानी अंदर जा सकता है, तो रॉक का भी प्रभाव पड़ेगा। वेजिटेशन कवर, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां भी वेजिटेशन कवर ठीक ठाक है, तो वहां पर आपको दिखता होगा कि जैसे पेड़ पौधे जहां पर होंगे तो पानी को अपनी जड़ों के माध्यम से वो नीचे ऊंचा पहुंचाते हैं, मिट्टी को रोके रखते हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा बढ़ता है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। कि कौन कौन से प्रभावित करते हैं? ऑल द अबव। ठीक है भाई, तो सारे के सारे आंसर इसके क्या होंगे? राइट होंगे। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल क्या है? सूखा प्रवण क्षेत्रों में उपरोक्त में से कौन सा निवारक चरण हो सकता है? ये सिंपल सवाल है। मतलब सूखे को आपको कम करना है तो नदियों को आपस में जोड़ना, डैम बनाना, रिमोट सेंसिंग करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, है ना? तो कौन कौन से हो सकता है बताओ?
इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। क्या इसमें सारे ऑप्शन सही होने चाहिए 14 नंबर में? हाँ होने चाहिए। जहां पर भी आपको सूखा को कम करना है तो वर्षा जल संचय करो, सैटेलाइट को देखो कि कब बारिश हो सकती है, कैसा हो सकता है, कहां पर आपको अवेलेबिलिटी है पानी की, जलाशय वलाशय बनाओ, डैम में बनाओ, नहर बनाओ, नदियों को आपस में जोड़ दो, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, वनीकरण, मेड़ों का निर्माण, वेदिका खेती, सड़कों और बांधों का निर्माण कौन सा भूस्खलन को रोकने के लिए जरूरी है? ऐसे सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं पीसीएस वीसीएस में आजकल। 15 नंबर है ये। तो कौन सा एफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या ये बाउंड्स, टेरिस फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कौन कौन सा होना चाहिए? वेदिका खेती, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में निवारक चरण हो सकता है, सड़कों और बांधों का निर्माण। इसमें आंसर क्या होगा 15 का, जरा बताओ। क्या भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में सड़क बनाने से भूस्खलन रुकेगा कि बढ़ेगा? डैम वैम तो चलो ठीक है कि जहां पर ज्यादा फ्लड आता है वहां पे डैम बना सकते हैं, लेकिन सड़क, ये इसको अभी छोड़ दो। सड़क बनती है पहाड़ों में, हम रोड बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, तो उससे लैंडस्लाइड ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, चौथा वाला थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है माम। हालांकि इसका दोनों है कि डैम इसलिए भी बनाए जाते हैं कि क्या हो, लैंडस्लाइड कम हो, लेकिन कई बार डैम का प्रभाव गलत भी पड़ता है, डैम फट गया है ना। तो मेन है, इसको ध्यान में रख के आप आंसर देंगे इसमें। तो आंसर क्या होगा 15 का। उपरोक्त में से कौन सा अनाच्छादन के घटक है? बहुत सही है। कौन कौन से होता है भाई? इससे होता है कि नहीं होता? मैंने बताया था आपका, हवा से होता है, इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है। तो आंसर क्या होगा? अब इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, इसमें वो सीरीज चेंज हो गई, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर है। ये तो मैंने बताया हुआ था ना सारा आपको, इसमें सवाल अब ऐसे वो नहीं है। Consequent streams are the direct consequence of the initial topography. The trilized drainage pattern develops the region. देखो ये क्या होता है, सबसिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट होता नहीं, इसको मैं बताऊंगा आज नेक्स्ट क्लास में, उसमें जब मैं अभी, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं आपके पास गूगल वाला सही से। इसका आंसर क्या है, ये सवाल है आपके पास। ये बिल्कुल सही, अनुवर्ती, यानी जो ढाल का अनुसरण करती हैं, इनिशियल स्टेज में पैदा होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। बिल्कुल सही है। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेंड आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनिशियल टोपोग्राफी। मतलब जो जहां से सबसे पहले नदी का बनना शुरू होता है, तो इनिशियल फेज में जब सबसे पहले कोई रिवर पैदा होती है ना, उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती धाराएं। प्रारंभिक स्थलाकृति का निर्माण करती है अनुवर्ती। दूसरा है जालीदार अफवाह। देखो सिंपल सा है, जालीदार अफवाह मतलब क्या होता है? जैसे ये मेन रिवर है, मान लो ये वाली कौन सी मेन रिवर है, जाली कैसे मच्छरदानी होती ना, अब इस मेन रिवर मान लो ऐसे चल रही है, अब इससे कोई रिवर ऐसे मिल जाए, कोई रिवर ऐसे मिल जाए, कोई ऐसे मिल जाए, कोई ऐसे मिल जाए, तो जाली का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जाली जैसी बना रही एक रिवर, ऐसे लगभग समकोण पे मिलती है, तो इसको ट्रेलिस या जालीदार अपवाह प्रतिरोध कहते हैं। कौन सा? एक होता है डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक होता है जैसे पेड़ की पत्तियां होती ना, जैसे ये है, इससे कोई मिल गया, इससे कोई मिल गया, इससे कोई मिल गया, ऐसे। मेन रिवर ये है, ये मेन है जो ऐसे आ रही है, ये वाली, इससे इससे मिलता है, इससे इससे मिलता है, तो ये होता है जालीदार, सॉरी वृक्षाकार, पादपाकार, वृक्षाकार या डेंड्रेटिक कहते हैं इसको। और ये वाला होता है ट्रेलिस यानी जालीदार। तो वो कह रहा है आपसे कि होमोजेनस मटेरियल होता है, यानी समतल सतह होती है, एक ही जैसी सतह होती है। ये आंसर आपका थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है इसमें। जैसे यूपी है, बिहार है, वहां पर आप देखते हो ना ये वाला, जैसे गई गंगा नदी है, ये गंगा नदी ऐसे जा रही है, तो इस गंगा नदी से यहां से मिलती है ना ऐसे, ये मान लो घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है, ठीक, ये ऐसे घाघरा रिवर थी, ये मान लो गोमती है, ये रामगंगा है, ये सोन है। तो इस टाइप का जो वृक्षाकार एक मेन रिवर है उसके साथ ऐसे ऐसे मिलती है, तो ये मिलती है, एक जैसा समतल धरातल होगा, मतलब होमोजेनस होगा, जैसे गंगा का मैदान बिहार यूपी का, तो उस पे ये वाला बनेगा वृक्षाकार। और ये जो ट्रेलिस वाला है या जालीदार वाला है, ये बनता है कहां पे? पहाड़ों में आपने देखा होगा, फोल्डेड माउंटेन्स, वलित पर्वतों में जब हिमालय की ओर जाते हो, तो मतलब ये बीच में एक नदी बह रही है ऐसे, जो मेन रिवर है, और यहां पर मान लो कोई माउंटेन है, तो इस पर्वत से नदियां निकलती, ऐसे निकलता ना। अब इसको ऐसे में नहीं बता सकता आपको, जैसे मेन रिवर है, ये मान लो मेन रिवर है, और ये ऊंचा माउंटेन है, और यहां भी तो माउंटेन होगा ऊंचा ऊंचा, बीच में नदी बह रही है,
तो इस माउंटेन से इस नदी को ऐसे ऐसे इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, ऐसे ऐसे लगभग समकोण पे मिलती हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो इस टाइप का सरफेस होता है। तो उसमें होमोजेनस कहां है, वो तो ऊंचा नीचा है, समझ गए ना। तो ये ट्रेलिस वाला है। तो जालीदार अपवाह प्रतिरूप समरूप सामग्री के अंतर्गत क्षेत्र में विकसित होता नहीं। समरूप में कौन होता है, एक जैसा समान, यूपी बिहार एकदम समतल, वो कौन है, वृक्षाकार है। और अगर आपसे कहा जाए हिमालय और वलित पर्वतों में जहां पर ऊंचा नीचा है उसमें कौन सा विकसित होता है, तो वो जालीदार होगा, यानी ट्रेलिस वाला, जिसमें लगभग राइट एंगल्स पे मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नदी के ऊपरी प्रवाह में ढाल खड़ी होती है और नदी मार्ग संकरे होते हैं। इसको मैं खुद ही बता देता हूं आपको। एक नदी के ऊपरी प्रवाह में, ऊपरी प्रवाह मतलब जहां से नदी पैदा होती है, जैसे हिमालय से कोई नदी आ रही है, जैसे मान लो ये हिमालय रीजन है और ये यहां जाके सी पे मिलती है, तो अगर ऊपरी प्रवाह मतलब हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड में नदी के प्रवाह ढाल खड़ी होती, नदी जलमार्ग संकरे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपर कोर्स मतलब यहाँ नदी मार्ग संकरा होगा, जैसे गंगा नदी बहुत पतली है वहां पे। किसी नदी के ऊपरी प्रवाह में ऊर्ध्वाधर अपरदन सबसे अधिक होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल इरोजन, नदी गहरी घाटियां बनाती है, वी आकार की घाटियां, आपने देखा होगा बड़ी गहरी घाटियां होती हैं, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो नदी ज्यादा कटाव करेगी, तो गॉर्ज बनेगा, वी आकार की घाटी बनेगी। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा, जलप्रपात चट्टान के ऊपर से बहने वाली पानी के कारण चट्टान की ऊंचाई में अचानक टूटने के कारण बनती है। ये भी आंसर क्या है, बिल्कुल सही बात है कि गलत बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, जैसे नदी ऐसे जा रही है नॉर्मली, अगर ये हिस्सा किसी वजह से नीचे गिर जाए तभी तो वाटरफॉल बनेगा। वाटरफॉल मतलब पानी का ऐसे नीचे गिरना, ये ऊंचाई में अचानक टूटने के कारण बनता है। तो ऑल द ऑप्शंस आर राइट, करेक्ट। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ने वाली बात है। बाढ़ का मैदान वो है जहां नदी तट की पूरी क्षमता से अधिक होने पर बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ का मैदान कब बनेगा, फ्लड प्लेन का कब बनेगा, जब क्या होगा, पानी अपनी जो कृषि के लिए उपजाऊ होते, ये भी सही है। नदी में बार बार बाढ़ आने से तटबंध बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तटबंध मतलब, तटबंध समझते हो, जैसे नदी मान लो ऐसे ऐसे जा रही है, कोई रिवर है, ये ऐसे जा रही है, अब ऐसे में समझना कि ऐसे ऐसे नीचे जा रही, मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे मियांडिंग करके जा रही। अब नदी इधर को जा रही, तो नदी जब इधर की ओर जाएगी तो इस हिस्से में मिट्टी का जमाव करती है, आपने देखा होगा। नदी जब इधर जाएगी तो नदी का पानी, जैसे ये है ना, जैसे नदी का पानी इधर को जा रहा है, तो इधर को पानी जाएगा तो इस साइड मिट्टी का जमाव होता है, वो सालों साल होते जा रहा है। फिर नदी मान लो इधर को मुड़ गई ऐसे, तो इधर को मुड़ेगी तो इस साइड जमा करेगी, फिर ये नदी मान लो इधर को मुड़ गई तो फिर इस साइड मिट्टी का जमाव करती है। तो आपने देखा होगा कि गांव में कुछ कुछ हिस्से यहाँ साइड में ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं, उसी को हम नेचुरल लेवीज या प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है उसको। और इसी के आसपास फिर पुराने जमाने से घर होते हैं, यहाँ पे रिहायशी इलाके होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनको पता रहता है कि नदी का पानी इधर नहीं आएगा, ये सेफ जोन होगा, यानी सामान्य से ऊंचा होगा। लेकिन कई बार ये तटबंध टूट जाते हैं। नेचुरल लेवीज क्या होती है, टूट जाती है ड्यू टू मतलब एक्सट्रीम प्रेशर, किसका, पानी का, या ज्यादा फ्लड आ गया तो टूट जाते, तो नदी का पानी गांव में घुस जाएगा फिर, या इधर घुस जाएगा, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। तो तीनों आंसर क्या है, सही है। तटबंध कौन बनाता है, नदी बनाती है, प्राकृतिक वाले, और हमने बनाए तो नेचुरल वो हो जाएंगे, मैनमेड। डेल्टा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेल्टा का पानी, तो डेल्टा का पानी कैसा है, एक संकीर्ण निकाय है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। कहां जोड़ता है, डेल्टा क्या है, ये समुद्र है, नदी आई और नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते कई सारे अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो जितना ज्यादा मिट्टी का जमाव होगा नदी के पास, एक ही धारा कई सारे ब्रांचेस में बढ़ गई, तो उसको डेल्टा कहते हैं। तो ये संकीर्ण वंकीर्ण तो नहीं है ये, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। वितरिकाएं मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज, मैंने कहा ना एक ही नदी कई सारे हिस्सों में बढ़ जाती है, ये पढ़ाया हुआ है पहले। आर कॉमन फीचर्स ऑफ रिवर डेल्टास, क्यों बढ़ जाती कई सारे हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पे ढाल बहुत कम हो जाता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, स्लोप कम हो जाता है। तो नदी अगर ऐसे सरफेस में जाएगी, स्पीड ज्यादा होगी तो एक ही धारा बनाएगी, लेकिन सी लेवल के आसपास पहुंचते पहुंचते जब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है तो वो फैल जाती है, कई सारे ब्रांचेज में बढ़ जाती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना आपको धीरे धीरे, क्योंकि उसमें उतना है नहीं कुछ। अब ये देखो क्या है,
ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको आपको देखना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। ये कह रहा है कि कौन कस्पेट डेल्टा, नाइल का डेल्टा, गंगा का डेल्टा, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी बर्ड फूड डेल्टा, फलाना ढिमका डेल्टा, ये कैसे है? इसमें सी ही सही है। कैसे है देखो, बता देता हूं। डेल्टा वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं 2-3 खास बता देता हूं आपको। जैसे ये रिवर है, ये सी है, मान लो सी है। अब मैं गंगा नदी और नील नदी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। गंगा नदी का डेल्टा और नील नदी का डेल्टा एक ही टाइप के। नदी आती है और यहां पर नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते नदी का स्लोप बहुत कम हो जाता है और अवसाद की मात्रा, सेडिमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में नदी कई सारे अलग अलग ब्रांचेस में बाइफर्केट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, भी बताया था, और अपनी मिट्टी का जमाव करती है। अब यहां पर नदी मिट्टी का जमाव कर रही है, किसके साथ? नदी के साथ। तो इस वाले डेल्टा को आप कहोगे क्या? इसको हम कहते हैं फैन शेप्ड या आर्क्वेट डेल्टा या चापाकार डेल्टा। ये गंगा के डेल्टा को देखोगे तो आप चाप जैसा बनेगा, ये चापाकार डेल्टा या आर्क्वेट डेल्टा कहते हैं किसको? गंगा के डेल्टा को या फिर नील नदी के डेल्टा को। तो इसमें नदी फैल जाती है ऐसे। तो यहां पर गंगा का डेल्टा पंखे के आकार का, फैन शेप्ड है कि नहीं? फैन मतलब फैल गया हो, तो ये फैन शेप्ड कह सकते हो इसको, या फिर आर्क्वेट डेल्टा नहीं लिखा है उसने, या चापाकार डेल्टा इसको कह सकते हो, चाप के जैसा है। तो गंगा का डेल्टा, ये स्टेटमेंट सही है, और नील का डेल्टा भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बर्ड फूड डेल्टा क्या होता है? बर्ड फूड डेल्टा में क्या है कि डेल्टा कुछ ऐसे बनेगा, देखो जैसे मान लो ये जमीन है और ये यहां से सी स्टार्ट होता है। तो बर्ड फूड डेल्टा में क्या है, जो चिड़िया है उसका पंजा, तो चिड़िया का जो पंजा होता है, कहता है बीच की उंगली बहुत लंबी होती है ना, उसकी बीच की उंगली या 1-2 जो भी है ये लंबी होगी, बर्ड फूड। तो इसमें जो मेन रिवर, ये रिवर आई मान लो, इस रिवर की मेन ब्रांच काफी लंबी होती है और काफी लंबी होगी ये डेल्टा कुछ ऐसा बनेगा आपको, बर्ड फूड डेल्टा, पक्षी के, बर्ड के पैर का जैसा। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्लो ज्यादा होता है पानी का, तो जो सैंड है, जो पार्टिकल्स हैं, वो काफी दूर तक, बहुत ही माइन्यूट टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वो काफी दूर तक सी में बहा दिए जाते हैं। तो काफी दूर तक एक मैदान जैसा बन जाता है, एक ऐसे। तो ठीक है, तो यहां ये फैलेगा कम, ये दूर तक ज्यादा जाएगा, यहां तक मैदान बन जाएगा पक्षी के आकार का। इसको बोलते हैं बर्ड फूड डेल्टा, जिसको हम मिसिसिपी का डेल्टा कहते हैं। इसमें ये, तो मिसिसिपी का डेल्टा कैसा है? बर्ड फूड डेल्टा ये वाला है। तो यहां तो है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 सही है इसमें। और कस्पेट डेल्टा क्या होता है? ये आर्क्वेट डेल्टा या चापाकार डेल्टा का जैसा ही होता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन ये टूथ लाइक होता है। टूथ लाइक का मतलब अब समझ में नहीं आ रहा होगा, टूथ मतलब दांत के जैसा। इसमें क्या होता है, ये इतना ज्यादा चाप जैसा नहीं होगा, जैसे ये है ना, ये एक ऐसे मिल रहा है, कौन सा वाला? गंगा का डेल्टा। लेकिन जो कस्पेट डेल्टा या दांत के जैसा डेल्टा होता है, वो लगभग ऐसा होगा, उसमें ज्यादा चाप नहीं होगा, दांत के जैसा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग सी वेव्स होती हैं समुद्र में, जो स्ट्रॉन्ग सी वेव्स या समुद्री लहरें होती हैं, उनके द्वारा स्ट्रेट शोर लाइन होता है, या जो तट होता है वो सीधा सीधा होता है, इसकी वजह से ये डेल्टा ज्यादा चाप का रूप या कर्व नहीं ले पाता है, आर्क्वेट नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से ये सीधे सीधे होता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे यहां पे मिट्टी का जमा होगा, यानी नदी आएगी और ऐसे ऐसे सीधे सीधे जमा कर देगी, तो ये कस्पेट डेल्टा हो जाएगा। तो टाइबर नदी जैसे इटली में बहती है, वो नदी इसका एक उदाहरण है, टाइबर। समझ गए? तो यहां पर मोटा मोटा 3 टाइप के डेल्टा आपने पढ़े, तो आंसर है इसका बी। तो ये आज का ये सारा खत्म हो गया। ज्यादा पढ़ दिया क्या आज हमने? मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो, अब यहां पे एक काम करेंगे आप लोग, थोड़ा सा जो ये पढ़ाया गया ना आज का, इसको थोड़ा सा घर पे देख लेना आप लोग, जो भी बुक होगी आपके पास, तो आपके फिर ये चैप्टर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको याद रहेगा ये। ठीक है ना? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा इंजॉय करो पढ़ाई के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।